गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, अभी तो क्या ना, अभी तो कपल में पढ़ रहे थे हम कॉन्सेप्ट। अभी ट्रिपल्स में पढ़ेंगे। अभी बच्चा भी हुआ है ना, वैसा। तो जैसे यहाँ पे कपल तो कौन है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन क्या है? ये बच्चा है। ठीक है ना, तो ट्रिपल्स में पढ़ना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट है अभी, ये कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर को समझने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो इन वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अच्छे से समझ के चलना। समझ में आती है? तो फिर भैया, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे इस चैप्टर के, वो किसको समझने में हेल्प करेंगे? वो 12th चैप्टर को, जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है हमारा, जिसमें हम वो 3 मेथड पढ़ते हैं, वो उनके लिए है। लेकिन यहाँ वाले जो अभी जो चालू है कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट वाले चैप्टर के लिए, 11th चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। शुरू करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट से। जो आपने एड ऑन किया है आपके कैपिटल स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट से आपकी एसेट क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? उन्हीं को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मशीनरी वगैरह में जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता, पैसा लगाया होता है, उसी को तो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ बोलो ना। तो जो आपके, जो खर्चे के करने से आपके कैपिटल स्टॉक में एड ऑन हुआ है, नहीं समझा? जो आपके खर्चा करने से, अरे गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, कैपेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कैपेक्स। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। हाँ जी। तो जो खर्चा करने से आपकी असेट क्रिएट हुई है ना, ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलते हैं? तो जितना आपने पैसा लगाया है उसमें, उसे बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? कुल मिला के अगर मैं आपको बोलूं, तो देर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। जो चीज मतलब जिस चीज को हम इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। मतलब कितना पैसा आपने खर्च किया है किसमें? असेट को क्रिएट करने में, वो आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है? उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो फिर नेट इन्वेस्टमेंट कौन होगी? बेटा, पूरे साल आपने मशीनरी को यूज किया, आपने ना मशीनरी परचेज तो की 10 लाख रुपए की, तो ये तो हो गई ग्रोस इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने उसे पूरे साल यूज किया और उस पर 10% से आपने एसएलएम से क्या लगाया? डेप्रिसिएशन लगाया। ये क्या बोला आपने? बीच में बताना दोबारा। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? मतलब हर हर साल वो 10-10% से क्या होगी? डेप्रिशिएट होएगी। मतलब उसकी वैल्यू कम होएगी। सारे बच्चों को पता है कि जो फिक्स असेट होती है, खासकर जैसे मैं मशीनरी की अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या होएगी? कम होएगी। तो मतलब आज अगर मैंने बेटा साल के शुरू में 1 अप्रैल को मैंने 10 लाख रुपए की मशीनरी क्या की है? परचेज की है। तो ये तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। और पूरे साल मैंने इसको यूज किया, तो इसकी वैल्यू कम होगी, बिकॉज इसका नॉर्मल यूसेज हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी अपडेट होएगी, ये आउटडेट हो जाएगी, है ना। उसको फिर उसके कुछ पार्ट्स वगैरह भी खराब होंगे वगैरह वगैरह। हम उसको डेली कॉन्टिन्यूसली यूज भी कर रहे हैं, वैसा वगैरह करके, तो उसकी वैल्यू कम होएगी। या 1 साल बाद वो मशीनरी पूरी 10 लाख की बिक जाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ 10% से वो मशीनरी डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिशिएट मतलब, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कि जो उसकी वैल्यू कम हुई है, वो डेप्रिशिएशन होता है। अभी प्रॉपर बताऊंगा, अभी तो जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। टेक्स्ट भी पढ़ के बताऊंगा, वैसे भी समझाऊंगा। तो उसकी वैल्यू 10% से कम हो गई, तो साल के आखिरी में वो मशीनरी कितने की बची बताना? 10 लाख की मशीनरी थी, 10% से वो क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई। तो बताना साल के आखिरी में उसकी वैल्यू कितनी बची? हाँ, 9 लाख रुपी उसकी क्या हो गई? वैल्यू रह गई उस मशीनरी की। डेप्रिशिएशन कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। कैसे निकाला आपने? 10 लाख रुपए पे कौन सी परसेंटेज अप्लाई करी? डेप्रिशिएशन की परसेंटेज अप्लाई करी, 10%, तो 1 लाख आ गया। बाकी जो बची हुई अमाउंट है वो 9 लाख की उसकी वैल्यू हो गई, कैरिंग वैल्यू हो गई। क्या हो गई? कैरिंग वैल्यू समझते हो आप? कैरिंग वैल्यू जो आप बुक्स में कैरी करोगे, अरे करते हो ना कैरी फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, उसका मशीन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, मशीन अकाउंट बनाओगे। तो वहां पे इधर की टू बैंक लिखते हो उधर, ठीक है ना। उधर फिर बाय डेप लगा करके बैलेंस निकालते हो, बाय बैलेंस सीडी, फिर उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो, ऐसा। तो कैरिंग वैल्यू है। मतलब साल के आखिरी में उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख। अच्छा, अभी वापस से फिर डेप लगेगा अगले साल, स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है। तो अभी 9 लाख पे नहीं मत लगाने का,
वो तो कब लगता है जब वो कब लगता है जब डब्ल्यूडीबी मेथड होता है। डब्ल्यूडीबी का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू घट के आई है ना उस पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे एसएलएम है, एसएलएम बोले तो यानी कि जो आपने फर्स्ट ईयर डैप निकाला ना पूरे साल का डैप वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगली बार उसकी वैल्यू अभी तो 9 लाख थी उसकी वैल्यू, फिर अगले साल फिर यूज करेंगे, फिर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, फिर उसके अगले 7। एक सेकंड बस अभी सुनो, एक सवाल ऐसे मन में आ रहा है, वैसे वाहियात सा है कुछ भी, मतलब आप बता दोगे। अगर किसी मशीनरी के ऊपर बेटा जैन साहब कृष्णा, अगर किसी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% से लग रहा है, कितने परसेंट से लग रहा है, 10% से लग रहा है। मैं अगर उस मशीनरी की आपको लाइफ पूछूं कि लाइफ कितनी होगी, रेज योर हैंड, लाइफ बता सकते हो कि वो मशीनरी की लाइफ क्या होगी? बोलो, वेरी गुड, बोलो 10 साल। कैसे कैसे 10% हर बार क्या होती रहेगी, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो ऐसा कितने साल तक चलेगी ये? बिकॉज 100% वैल्यू उसकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी 10 सालों में। भाई पहले साल 10% अप्रिशिएट हुई, फिर अगले साल 10 और हो जाएगी, 20 हो जाएगी, फिर 30 40 50 60, तो ऐसे 10 साल तक चलेगी। इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? ये ऐसे मतलब ऐसे पूछा, वैसे अकाउंट्स का सवाल था। कभी यहाँ पे अगर मैं वो पूछा इसलिए, कई बार ऐसा होता है ना कि वो कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे, नया क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दे, वो आपको मशीन की वैल्यू बता दे और लाइफ बता दे, डेप्रिसिएशन ना दे, है ना। या वो बताए, वो ऐसा बोले, मतलब ऐसा तो नहीं करवाएगा आपको कि वो लाइफ फाइंड आउट करा लेगा आपको, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए कराया है ये ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि अगर लाइफ निकालनी हो हमें, या मैंने एसएलएम का जिक्र इसलिए किया डब्ल्यूडीबी का कि कई बार इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अगर वो लिख दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। एसएलएम का मतलब होता है डेप्रिसिएशन का, कि सेम जो आपने फर्स्ट टाइम पे निकाला है वो वैसे निकलेगा। और डब्ल्यूडीबी का मतलब है जो घटता हुआ बैलेंस है, रिटन डाउन वैल्यू, है ना। पहले चलो करके देखते हैं, रिटन डाउन वैल्यू में 10 लाख पे 10%, 1 लाख हो गया। तो बाकी बची हुई रिटन डाउन वैल्यू कितनी है, कैरिंग अमाउंट में जिसको बोल रहा हूँ वो 9 लाख है। अगला डेप्रिसिएशन 10 पे लगेगा या 9 पे लगेगा? 9 पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 90,000। बाकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8-10, कितनी हो जाएगी, 8-10। बात समझ में आ रही ना? अभी कितने पे लगेगा, 8-10 पे 10% लगेगी, 81,000 कट के, और फिर ऐसे चलता रहेगा आगे। समझ में आ रही है बात? चलो, तो देखो ग्रोस वैल्यू क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो होती है जितने की आपने वो मशीनरी परचेज की है, लेकिन नेट ऑफ करके डेप्रिसिएशन उसमें से हटा करके साल के आखिरी में एक्चुअल में उसकी मशीन की वैल्यू कितनी बची, वो होती है बेटा नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होती है? और यहाँ पे मैं बच्चा जरूर बोल रहा हूँ इसको डेप्रिसिएशन को, लेकिन ये बच्चा नहीं, अमरीश पुरी है। क्या है? जो राज को सिमरन से मिलने नहीं देगा। मतलब ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन ही ग्रोस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होने दे रहा। तुम समझो बात, अगर ये डेप्रिसिएशन जीरो हो जाए, क्या हो जाए, मतलब ये जिंदगी में से अमरीश पुरी हट जाए, तो ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाएगी? अभी थोड़ा सा और समझो इसके बारे में, ध्यान से सुनो बच्चों। एक तो है हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और एक है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको समझाने के तौर पे समझा रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जो शुरू में आपने खर्चा किया, फर्स्ट एंड में जो आपने खर्चा किया वो क्या होती है, मतलब जो जिससे आपने एसेट क्रिएट करी, उसको मैं क्या बोलूंगा, और उस मशीनरी की, उस प्लांट की एट द लास्ट, एट द एंड कितनी वैल्यू बची, वो क्या है उसकी नेट इन्वेस्टमेंट। एक सवाल पूछूं, मुझे पता है बहुत गंदा सवाल है। अगर मेरे को ग्रोस इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट बनाना हो, मतलब ग्रोस से मेरे को नेट पे जाना होगा, तो ये तो समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में कौन है, डेप्रीशिएशन है। क्या है? डेप्रीशिएशन। एरो देखो किधर से किधर लगा है, ग्रोस से नेट पे। मेरे को ग्रोस इन्वेस्टमेंट से किस पे जाना है, नेट इन्वेस्टमेंट पे जाना है। तो मेरे को बताओ ये डेप को क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, सारे बच्चे बोलो। छपरी, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस, ऐसे ही बोलते हैं, प्लस करना पड़ेगा। प्लस नहीं करना होता, माइनस करना। क्यों करना होगा माइनस? अबे डेप्रिसिएशन से वैल्यू बढ़ती नहीं ढोकले, कम होती है। समझा क्या? तो ग्रोस, सुनो, 10 लाख रुपए की ग्रोस इन्वेस्टमेंट है और नेट इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बताया 9 लाख की है, तो वो कैसे आई होगी 9 लाख वैल्यू? डेप्रिसिएशन को घटा करके जोड़ करके, जैन साहब, घटा करके जोड़ करके, घटा करके, ठीक है ना।
अच्छा, एक बात समझ में आती है, एक एडजस्टमेंट है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी हेल्प करेगी ये चीज। नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है बच्चे उनके फॉर्मूले रटते हैं, और उसके फॉर्मूले कितने भी हो सकते हैं, कैसे भी फॉर्मूला बन सकता है उसका, मतलब फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इक्वेशन होती, क्या होती है, तुम्हारे को अगर कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन में कुछ भी रख दे वो, आपको अगर ये इक्वेशन बनानी आती है तो आप उसे क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। और अगर रटोगे उसके फॉर्मूले वगैरह, वो जो इक्वेशन रटोगे, मतलब अक्सर क्या करते हैं टीचर लोग, क्या करते हैं 8-10 इक्वेशन होती है तो वो दे देते हैं, लेकिन अभी उसमें डेटा कुछ भी चेंज हो जाए ना, डेटा चेंज हो बच्चा फैल जाएगा, फिर बोलेगा या पहले तो 8-10 इक्वेशन को रटना, एक तो वो चैलेंज है, दूसरी बात फिर क्वेश्चन कुछ और आ गया और जो उसमें डेटा है ही नहीं है, इक्वेशन में सेट ही नहीं बैठ रहा, तो तुम उसे छोड़ के आओगे, तो बच्चों के लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है। अभी ये समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, वन बाय वन आपको, इस बार कोई कुछ नहीं है, बस हल्का सा आपको थोड़ा सा माइंड आपका, आपको फोकस लगाना है, चीजें हो जाएगी। आप देखा खुद उधर मैं 25-30 न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले वाले चैप्टर में, खुद पे खुद तुम करोगे, मेरा तो बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होगा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा समझा के, ठीक है ना, जो डाउट्स आएंगे वो बताऊंगा आपको, क्वेश्चन तो तुम्हारे से यहीं पे सॉल्व कराऊंगा मैं, तो तुम्हें करने होंगे, तो इसे अच्छे से समझ के चलना, कभी अगले वाले चैप्टर बोलो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। ग्रोस को अगर नेट बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप, ये तो बात समझ में आती है कि ग्रोस और नेट के बीच में अमरीशपुरी कौन है, डेप्रिसिएशन है। अब या तो इसे प्लस करना है या तो माइनस करना, ग्रोस को नेट बनाना है। और बताऊं दूसरे तरीके से, बेटा सुनो, ग्रोस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L में क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए आप खर्चे माइनस करते हो या प्लस करते हो, ग्रोस में से खर्चे माइनस करोगे तो ही तो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट मतलब अब तो ये है नेट, बिल्कुल नेट ये बचा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट थी भाई, डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख रुपए का, नेट वैल्यू इसकी कितनी है मशीनरी की, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 9 लाख रुपए, बीच में है डेप्रिसिएशन। दूसरा सवाल, नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास है पर हमें ग्रोस पे जाना है वापस से, तो प्लस कर दो, सिंपल, अभी एरो इधर हो जाएगा ये, प्लस डेप्रिसिएशन। बोलो, बात समझ में आती है, पूरा ही लिख देता हूँ कि डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है, पढ़ाऊं इसका टेक्स्ट, चलो देखो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, ये पहले इन्वेस्टमेंट बता रहा है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब वर्मा जी, कैपिटल स्टॉक का जो आपका, उसमें जो एड ऑन हुआ है एक इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में जो एड ऑन हुआ है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। नया नहीं पढ़ा रहा हूँ कोई, ऑलरेडी जब वहां पे MEI ROI पढ़ाया था ना, वहां पे भी बताई थी यही बात आपको। ये जो कैपिटल स्टॉक की बात कर रहा है, क्या मैं ये कैपिटल स्टॉक के बजाय कैपिटल गुड्स बोल दूं तो चलेगा, हाँ चलेगा भाई, अगर जो हमारे कैपिटल गुड्स है उनमें क्या हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन तो फिर भैया अगर कैपिटल तुम गुड्स की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कैपिटल स्टॉक लिखा है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क होना चाहिए, हाँ होना चाहिए फर्क, वो बता रहा हूँ क्या है। बेसिकली जो कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक के अंदर जो वो है ना आपका, जो मैंने दूसरा बोला कैपिटल गुड्स इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक, इट इज अ वाइडर टर्म, एंड दैट इज द बच्चा ऑफ दिस वन, कैपिटल स्टॉक, कौन बच्चा है, कैपिटल गुड्स। सुनो, कैपिटल स्टॉक में आपका इंफ्रा भी आ जाएगा, क्या भी आ जाएगा, इंफ्रा, जैसे गवर्नमेंट ने क्या बनाए, डैम्स बनाए, हाईवे बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, वो सब आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट है, क्या है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, दूसरे गुड्स को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैपिटल स्टॉक के अंदर वो कैपिटल गुड्स भी आ जाएंगे और ये इंफ्रा भी आ जाएगा, दैट्स व्हाई हमने एक वाइडर टर्म यहाँ पे यूज की है, रादर देन कि हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स यूज करें, तो उसके बड़े वाली टर्म्स हमने यूज कर ली यहाँ पे, कैपिटल स्टॉक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, इसे क्या भी बोलते हैं, बिकॉज इससे हमारी कैपिटल क्या होती है, फॉर्म होती है ना, और जो जो हमने असेट क्रिएट करी है उन असेट से भी हम क्या बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, तो उससे फर्दर क्या होगी, हमारी कैपिटल फॉर्म होगी, ठीक है ना, मतलब जो हमारा जो पैसा है ना, जो हमने इनिशियली लगाया उससे पैसा बना करके और कैपिटल स्टॉक क्या करते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, तो इससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन।
फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जैसे कि क्या कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री भी इसमें ही आती है। चेंज इन इन्वेंट्री बोले तो कैसे कैसे निकालते हैं अपन लोग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी इसमें ही आता है। आगे इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज नेट इन्वेस्टमेंट। देखो जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे, द टोटल एडिशन, टोटल 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 टोटल, द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, जितना भी आपने क्या किया, टोटल एड ऑन किया है, टोटल एड ऑन जो शुरुआत में आप करते हो, ठीक है ना, शुरुआत इन द सेंस मतलब जब भी खरीद रहे हो, ऐसा मत सोचो ना कि साल के शुरू में खरीदेंगे, कभी भी, जब मतलब जितना पैसा आपने दिया वो कैपिटल या खर्च किया आपने कैपिटल स्टॉक को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, उस चीज को क्या बोलते हैं, वापस से पढ़ो सारे बच्चे और फिर मुझे बताओ समझ में आएगा। जो टोटल एडिशन आपने किया है कैपिटल स्टॉक को क्रिएट करने में, एक्वायर करने में, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट करने में एक टाइम पीरियड के अंदर, उसे बोलते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, वही अगेन मैंने वही छापा है उधर, ग्रोस, इसमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल में देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, चेंज इन इन्वेंट्री एक्सेट्रा। सेम ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा होता है ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट, जो आपने किसकी खरीदी पर किया है, हाँ, एंड अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक, जो बन तो गया लेकिन बिका नहीं, और वो कैसे निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्लोज मतलब वो चेंज इन स्टॉक तो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस, नहीं भैया खाली क्लोजिंग स्टॉक ही तो अनसोल्ड स्टॉक रहेगा बेटा, उस क्लोजिंग में ओपनिंग भी तो हो सकता है, वो तो पिछली बार काउंट हो गया था ना, तो उसे घटाओ इस बार, तो वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, द एक्चुअल एडिशन, ऊपर में नीचे में क्या फर्क है, ऊपर टोटल बोल रहा है कि टोटल जो आपने पैसा लगाया है, लेकिन एक्चुअल एडिशन जब साल के आखिरी में देखोगे तो तुम ये बोलोगे मशीन 10 लाख रुपए की है, नहीं ना, डेप्रिसिएशन के बाद कितनी है, 9 लाख रुपए की आज इसकी वैल्यू है ना, 10 की वो बिकेगी, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, जो एक्चुअल एडिशन हुआ है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आगे देख लो, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस, नहीं भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा सा समझा दो। देखो सुनो, एक चीज सिखा रहा हूं और इस चीज को, हाँ, मतलब आपके माइंड में रिटेन करके रखना, इक्वेशन बनाने में बड़ी हेल्प होगी। मैंने ये तो बता दिया आपको, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, और नेट से वापस से किस पे आना है, तो डेप्रिसिएशन को वापस से क्या कर दो, प्लस कर दो। अब ध्यान से सुनो, देखो जैसे ना अपने को नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी, क्या निकालनी है, जो नेट इन्वेस्टमेंट जो निकालनी है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, कहां पे रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। आपको दिया हुआ क्या होगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट दी होगी, क्या दी होगी, उसे रखो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे लिखोगे आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, कृष्णा बताएगा ये अभी क्या बोला, रुक रुक अभी, जो चीज हमें निकालनी है उसे तो, हाँ, उसे तो हम कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जैसे निकालनी होती है ना हमें, अभी इसका मतलब क्या है, ये चीज निकालनी, नेट निकालनी है हमें, तो इसे तो इधर लेफ्ट में रखेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है उसे राइट हैंड साइड में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, राइट हैंड साइड। मेरे एंगल से बता रहा हूँ मैं, तुम तुम्हारे देख, समझ में आ रहा है ना तुम्हें, तो वो उधर रखा है। अच्छा मुझे बताओ, ये मैंने इक्वल लिख तो दिया है यहाँ पे, क्या ये वाकई में इक्वल है, नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो एडजस्टिंग फैक्टर दोनों को क्या होता है, इन दोनों का अमरीशपुरी कौन है, ये तो सिमरन है, ये राज है, इनके बीच में अमरीशपुरी कौन है, डेप्रिसिएशन। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा बोलो आप, सुनो, मेरे को नेट से किस पे जाना है बच्चे, कुछ भी बोल रहे हो बेटा, कुछ भी बोल रहे हो, नेट से ग्रोस पे जाना है मेरे को, ग्रोस से नेट पे जाना है, समझ में आ रही है ना, नहीं समझा वर्मा जी, सुनो ना बेटा, वापस से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सारा ध्यान यहाँ पे, फोकस यहाँ पे लगाओ, जो आपको निकालना है वो कहाँ पे रखोगे आप, लेफ्ट में रखोगे, और जो आपको दिया हुआ है वो कहाँ पे रखोगे,
राइट में, और इनको अभी मैंने इक्वल कर तो दिया लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो इसमें मेरे को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एडजस्ट करने का कैसे? सुनो, मेरे को दिया हुआ क्या है? ग्रोस। और निकालना क्या है? वर्मा जी, मेरे को दिया हुआ क्या है? निकालना क्या है? तो किससे किस पे जाना है बोलो? समझा क्या? अभी बात समझ में आ रही है? ऐसे मत बोलना कि इससे इस पे जाना है, इसको ये बनाना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ग्रोस को नेट बनाना है, ग्रोस को, क्योंकि ये तो दिया, मैं चाहे लिख भी देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ठीक है, यानी कि इससे इस पे जाना है, ऐसे ही कर लो जैसे मैंने लिखा है ना, ये एरो भी बना लेना कि ग्रोस से मेरे को किस पे जाना है। सारे बच्चों को पता क्या करते हैं? वेरी गुड, माइनस डेप्रिसिएशन। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका। हाँ बोलो। ये कुछ नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अभी उल्टा भी तो हो सकता है, क्वेश्चन में जरूरी कोई ना ऐसा हो। क्वेश्चन में उसने क्या दिया हो आपको? नेट दी हो और ग्रोस आपसे निकलवा ले, तो कैसे करेंगे आप बताओ? पहले बताओ, जो निकालना होता है उसे कहां पे रखेंगे? निकालना क्या है? ग्रोस, ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है? नेट आपको दिया हुआ है, ये दोनों मैंने इक्वल रख दिए, लेकिन क्या इक्वल है क्या ये? तो इनका एडजस्टिंग फैक्टर क्या है? डेप्रिसिएशन। तो मेरे को किसको, पहले तो बताओ किसको क्या बनाना है? वेरी गुड, नेट को मेरे को क्या बनाना है? सारे बच्चों को पता है क्या करना होता है, प्लस डेप्रिसिएशन। मजा आ रहा है ना जैन साहब? प्लस डेप, है ना? हाँ जी, बोलो, कोई डाउट है क्या? चल सकते हैं आगे आगे? The actual addition made to the capital stock of the economy during a given period of time is termed as net investment। जो actual investment, जो actual add on हुआ है उसको बोलते हैं net investment। और net investment कैसे निकलती है? gross investment minus depreciation। लिखने के तौर पे बस इतना लिख दिया, समझाने वाली बात सारी ये थी। ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन में देखना क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मेरे को वैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी है, डेप्रिसिएशन तो आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स असेट की वैल्यू का कम हो जाना। फिक्स असेट की वैल्यू का, लैंड की भी वैल्यू कम होती है क्या? नहीं, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। बात समझ में? किसने हाँ बोला क्या? नहीं, पता नहीं यार, नालायक। डेप्रिसिएशन देखो, सुनो, इसका मतलब भैया जो लैंड है क्या वो फिक्स एसेट नहीं है बेटा। लैंड क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? आम, आप देखो ना, आम जिंदगी में लैंड के रेट घटते हैं, तुम्हारी किस्मत ही फूटी होगी ना, तो हाँ, तो ज्यादा की प्रॉपर्टी लेके कम में बेचोगे, अदरवाइज आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तुम्हारी जिंदगी में अगर वो मेंटोस जिंदगी तुम्हारी चल रही है तो उसमें तो हो सकता है, नॉर्मल में नहीं होता। ठीक है ना? नहीं, होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान होता है कि उसने कोई प्रॉपर्टी ली और जब तक उसके पास थी तो बस वो बेचारा परेशान ही था, और वो परेशान होकर के कम में ही बेचा उसने, घाटे। दूसरे के पास जाते ही वो स्काईरॉकेट हो गई। ठीक है ना? तो वैसा होता है, पता नहीं अब ये क्या हिसाब है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। आमतौर पर रेट प्रॉपर्टी के बढ़ते ही है। ठीक है ना? चलो देखो जरा, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट की वैल्यू का बढ़ जाना। अभी नींद में हो आधे? हाँ जी, थोड़ा ध्यान दो। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट की वैल्यू का घट जाना। अच्छा, क्यों घटेगी वैल्यू? ड्यू टू, नहीं क्या कह रहा है, जब उस पर डेप लगेगा? नालायक, ये तो पूछ रहे डेप क्यों लगेगा। ड्यू टू, पहला, सेम डेफिनेशन आप जाके देखो 11th क्लास के अकाउंटेंसी में बेच दी होगी तुमने, मुझे पता है। ठीक है ना? आधे 50-40% में बेच के आए होंगे, कह रहे तो उसमें डेप्रिसिएशन देखना, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये लिखी होगी वहां पे। ड्यू टू क्यों? बिकॉज आप उसका क्या कर रहे हैं, नॉर्मल वियर एंड, अरे भाई उसे चालू तो करोगे ना,
चलाओगे तो ना उस मशीनरी को, या लाके से सजा के रखो, है मेरी प्यारी सी बच्ची, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना, ठीक है ना। तो नॉर्मली चलाओगे ना, जैसे आप बाइक लेके आए तो नॉर्मल रूटीन में चलाओगे, मान लिया कोई कहीं पे कोई बच्चे ने स्क्रैच मार दिया उसमें, कहीं पे वो लग गई, कहीं हेडलाइट टूट गई, नॉर्मल वियर एंड टियर तो होगा ना। हाँ बोलो ना। उधर से मान लिया लेट सपोज तुम्हारी मम्मी ने उधर चिमटा फेंक के मारा, तुम्हारे को लगा नहीं, बाइक के लग गया, तो वैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी बीतता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, तो समय बीतने के साथ साथ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी, और क्या होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। भाई देखो क्या है कि लेट सपोज कोई भी आप थोड़ा अपर क्लास की, थोड़ा लाइट क्लास की चीजें लो। लेट सपोज आप बुलेट लेके आए, क्या लेके आए, 2.5 लाख रुपए की बुलेट ली, ठीक है ना। और तुम जस्ट शोरूम में से निकाल करके उसे बोल रहे हो भाई पैसों की जरूरत पड़ गई, लेना 2.5 लाख की, अभी अभी लेके आया हूँ, या अभी भी नहीं बिकेगी 2.5 की, समझ में आ रही ना। 25-30 तो एकदम से कम हो जाएंगे, समझा क्या। मतलब जो जितनी भी ये हाई क्लास चीजें होती है ना, जो लाइट क्लास चीजें होती है, जितनी महंगी एसेट होती है, इनकी ना, ये मान के चलो अब शुरू के 6 महीने में इनकी वैल्यू 50% रह जाएगी। क्या रह जाएगी, 50। बाद में डेप्रिसिएशन कम लगता है इन पे, शुरुआत में एकदम से ज्यादा लगता है। जो छोटी चीज, जो कम वैल्यू की चीजें होती है, कम वैल्यू की फिक्स एसेट होती है, उन पे शुरुआत में क्या होता है, मतलब उन पे नॉर्मल रेट से लगता रहता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। आईफोन लेके आओ आप, ठीक है ना, आप 6 महीने बाद ही बेचने लगो, तो उसके बाद क्या होगा, जस्ट वो हाफ में, क्यों, बिकॉज क्या होगा, कंपनी भी तो उसके रेट घटा देती है ना। आज 1.80 का आ रहा है, मान लिया नया 1.80 का है, कंपनी का ही 6 महीने बाद कितने मिल रहा होगा, 1.40 में मिल रहा होगा अमेजोन पे आपको। तुम बोलोगे नहीं मैं तो 1.5 का बेचूंगा, साले चला जाए यहाँ से, दिमाग खराब मत करे। अमेजोन पे से नया ले लूंगा मैं, 1.40 का, 1.5 का बता रहा हूँ मुझे, 1 लाख रुपए का है, कितने का है, 1 का है, तो 6 महीने में इसकी वैल्यू घट जाएगी, बाद में कम होती घटती वैल्यू। खैर, वैल्यू क्यों घटती है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, बिकॉज आप नॉर्मल वियर एंड टियर करते हो, पैसेज ऑफ टाइम होता है, टाइम बीतता जाता है, एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ये क्या होता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, है ना। आज वो तो इतने में तुमने 6 महीने रखा, वो 15 रखा, एप्पल 15 रखा आपने, उधर कंपनी ने क्या लॉन्च कर दिया 16, उसमें कोई नया फीचर लेके आए वो। बात समझ में आ रही है, तुम्हारा तो ऑटोमेटिक, तुमने उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारा रखा, कवर चढ़ा करके, उस पे वो टेम्पर लगा करके, ठीक है ना, रोज उसे साफ सफाई करते थे, यार मेरा बच्चा, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तुम सोचो ना उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, फिर भी लगेगा डेप्रिसिएशन, तुमने तो उसका वियर एंड टियर भी बहुत अच्छे से किया है, और उसकी केयर भी, इंश्योरेंस लेके रखा है, क्या लेके रखा है, फिर भी लगेगा डेप्रिसिएशन, बिकॉज एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज हो। तुम 15 की केयर करते रहे ना, कंपनी ने क्या कर दिया, 16 लॉन्च कर दिया, अरे मार्केट में नया आएगा तो पुराने की, मतलब पुराना इन द सेंस तुम्हारा, तो तुम्हारे एंगल से नया ही है वो, फिर भी इसकी कोई इज्जत नहीं होगी। तुम एक बार बोल के तो देखो, 1.80 का तुम 6 महीने बाद बोल रहे हो ऐसा, 1.70 का या 1.50 का मैं क्या बेच रहा हूँ, आईफोन बेच रहा हूँ, जिसको तुम बेचोगे या जिसको तुम पूछ रहे हो, दिमाग खराब है क्या, 16 नहीं लेके आऊंगा मैं, 16 नहीं लेके आऊंगा मैं, भाई तेरे की तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं है ना। तो डेप्रिसिएशन क्यों भी लग जाता है, अगर टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस केस में भी क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। बात समझ में आ रही है। बताओ डेप्रिसिएशन लगने के 3 फैक्टर बताओ। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, और तीसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, या उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। आने वाले टाइम में जो ऑब्सोलिसेंस होने वाला है, जो मतलब आप, हाँ, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने वाली है, और आपकी वाली क्या हो जाएगी, आउटडेट हो जाएगी, जो आप लेके रखे हो, ठीक है ना। चलो वापस से पूरी डेफिनेशन बोलोगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू, देखा, थोड़ी देर पहले नजरें उधर रहती है, हटते ही मेरे पास आ जाती है। हाँ जी, वापस से डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू फिक्स एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ठीक है ना। वो क्या बोला, तीसरे वाला क्या बोला जानता, क्या, अच्छा पहले वाला नहीं बोला, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। चलो आगे सुनो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ए सुनो ना, ए देखो ना राजा बाबू इधर, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है, एम जी नहीं, अहम, ठीक है ना। क्या बहन जी, अरे छपरी नहीं, अहम जी भी नहीं, अहम हो जाता है केवल, ठीक है ना। तो काफी जरूरी हो जाता है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट,
टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट। किसको किसको अलग करने में? हाँ, ये ग्रॉस और नेट का अमरीश पुरी है। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ओ नो, ये क्या बोल दिया? वेयर एज नेट एक्सक्लूड्स इट। और ये बताएंगे हमारे मलिक साहब। क्या जी, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था इधर। ये वाला बता दो, देखो। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, whereas net excludes it। मानवी, हाँ, माइनस होता है। अदिति बहुत ध्यान से देख रही है, अगला नंबर भी रही है। और ये बताएंगे हमारे, अगर मानवी नहीं बता रही है तो चलो कृष्णा। ये इसमें तो रहता है अंदर। किसमें रहता है? अच्छा। और नेट में। ये सही था यार। पिछले 8 सालों में ऐसा नहीं, ये इससे कोई कौन सा अलग ही छेरी बना ग्रोथ में। ग्रोथ में अंदर नेट। भाई ये तो ठीक है यार। नेट में थोड़ा रिस्क है। चलो। भाई क्या कह रहा है? कुछ ग्रोथ इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सुनो भाई, अंदर बाहर कुछ नहीं है, कुछ पहले समझो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे से पूछना ही बेकार है। तुम तो माहौल बना दो सुबह सुबह। ग्रोथ इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रोथ में जुड़ा हुआ होता है भाई। कौन? डेप्रिसिएशन। वेयर एज नेट नेट बोलते हैं भाई, जुड़ा हुआ। अलग है, मतलब नेट जो कॉन्सेप्ट होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता ना। डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट उसमें से हटा हुआ होता है, ठीक है ना? बस वैसे समझो, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तो समझ गए। आगे सुनो सुनो सुनो, ये सुनो, ये बड़ा काम आएगा। ये वाला जो बुलेट है ना, कभी उधर देखो, आज पहले फिर बता रहा हूँ। और पक्की बात है, जब मैं न्यूमेरिकल सोल्व करा रहा हूँ ना, तो आधे लोग पूछेंगे ये क्या है। अभी सुन लो, कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन दशाना नहीं, ठीक है ना, इसके नाम बता रहा है अलग अलग। और हाँ, डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? इलैबोरेट कर सकते हो इस चीज को? बिकॉज यहाँ पे फिक्स कैपिटल जो हमारी है वो कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है भाई? पहले 10 लाख थी, अभी 9 रह गई, एक की कंज्यूम हो गई, फिर वापस से 1 लाख कंज्यूम हो गई, फिर 8 रह गई, ऐसे करके। तो दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, बोलो ना। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों से करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बिकॉज देखो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? ये कोई ऐसा खर्चा तो है नहीं कि किसी को देना है। ये जस्ट आप क्या करते हो कि हर साल डेप्रिसिएशन लगा लगा करके आप क्या करते हो, एक टाइप का प्रोविजन तो बना रहे हो ये, और पैसा इकट्ठा कर लेते हो। क्या कर लेते हो? देखो, बेसिकली समझो ये क्या है। आज लेट सपोज आपने 20 लाख रुपए कमाए, और आपने डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है। क्या होता है खर्चा? मतलब ये बेसिकली आप आपके P&L में डाल दोगे, ठीक है ना? तो जब आपने जो लेट सपोज 20 लाख कमाए अपने ग्रोस, ठीक है ना, तो 1 लाख का आपने क्या डाला? खर्चा डाला, तो नेट कितने बच जाएंगे? 19। जो आपकी बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा होगा वो कितने का दिख रहा होगा? 19। लेकिन आपके पास कैश कितने का होगा? बोलो ना, सारी आपने कैश सेल की है, आपके पास प्रॉफिट तो कितने का ही होगा कैश में? 20 लाख का। बिकॉज डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो किसी को पे नहीं करना है, बस दिखाने के लिए डालना है खर्चा। अरे एक्चुअल में कोई खर्चा कोई ना है। तो मतलब तुमने कोई अपने बिजनेस में एसेट्स खरीदी,
तुम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो किसी को दिखाते हो? हाँ, नहीं नहीं दिखाते ना, वो तो बस वो अलग इकट्ठा करते रहते हैं आपको पैसा। भैया ऐसा क्यों करते हैं इकट्ठा पैसा? बेटा बाद में एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा ना, जब 10 साल बाद आपको मशीनरी लेके आनी पड़ेगी तो एकदम से इकट्ठा ऐसा बर्डन नहीं आएगा कि 10-20 लाख रुपए आपको एकदम से डालने, जो आपने पैसा धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के तौर पे इकट्ठा किया था ना, उसे क्या कर लोगे आप, यूज कर लोगे। तो करंट एकदम से क्या नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, बर्डन नहीं पड़ेगा। इसे तो ये बोल रहे आज आपने जितना डेप्रिसिएशन डाला है तो आज की क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो इसे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब इसे ऐसे भी देखो कि ओवरऑल जब ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लग जाएगा, आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नील। तो जो पैसा बचा, यानी कि कम, ये आज के तौर पे अगर हम आज रिप्लेस करें, आज इस मशीनरी को रिप्लेस करें तो पूरी मतलब या पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगा दे लेट्स सपोज आज, तो इतने की इतने रुपए से हम मतलब इतने रुपए को यूज करके हम दूसरी मशीनरी लेके आ सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको क्या बोल रहे हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोल रहे हैं। अच्छा दूसरा, ये तीसरा बड़ा आसान है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल को रिप्लेस करने की कॉस्ट होती है, कि आप इसे रिप्लेस करोगे तो उसकी कॉस्ट है। जैसे कैपिटल कंजप्शन अलाउंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल मिला के सब में कॉमन आ रहा है कि कैपिटल क्या हो रही है आपकी, कंज्यूम हो रही है। तो इसके 3-4-5 नाम है कि ये एक टाइप का ऐसा अलाउंस है, या प्रोविजन भी बोल सकते हो आप इसे, एक टाइप का ऐसा प्रोविजन है जो कैपिटल को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जिसको आपने सेट असाइड रखा है। ठीक है ना? वैसा देखो, इसके नीचे देखो, ग्रोस और नेट के बीच में कौन है, डेप्रिसिएशन। चलो मैं कुछ करूंगा तो तुम मुझे बताना कि क्या करने का है। इधर से इधर जा रहे हैं, बोलो क्या कीजिएगा, बोलो। वेरी गुड। मेरे को यहाँ पे सिग्नेचर साइन किसका लगा लगा देना चाहिए, माइनस का कि प्लस का? नेट से वापस किस पे आ रहे हैं, क्या कीजिएगा, प्लस डेप कीजिएगा। बात समझ में आई? थैंक यू वेरी मच, मतलब थैंक यू वेरी मच से मतलब है चल चल चल, आगे भी पढ़ना है अभी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सुनो, अभी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक सब्सिडीज। बात समझ में आ रही है? एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक सब्सिडी, और दो कॉन्सेप्ट और चलेंगे यहाँ पे साथ में, एक फैक्टर कॉस्ट और एक मार्केट प्राइस। ठीक है ना? सुनो, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी, पहले ही बताया जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? और आपको ये बोला था कि एक तो होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू। क्या होती है? लेट सपोज हम ये बोतल बना रहे हैं और ये बोतल को बनाने की कॉस्ट आ रही है 100 रुपए। कितनी आ रही है? 100 रुपए। तो ये तो इसकी कौन सी वैल्यू है, मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? लेकिन ये बोतल बिकती है मार्केट में 150 की। कितने की बिकती है? ये मार्केट वैल्यू है इसकी। क्या है? मार्केट वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मार्केट वैल्यू में बेटा क्या जुड़े हुए होते हैं, टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं? प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फिलहाल आप मान के चलो कि लेट सपोज गवर्नमेंट ने हमारे को ना इसकी बनाने की कॉस्ट तो कितनी आई, 100 रुपए, और सरकार ने हमारे से इस पे 60 रुपीज का टैक्स लिया। कितने का टैक्स लिया? 60 रुपीज का टैक्स लिया। लेकिन सरकार ने हमें इस बॉटल को बनाने के लिए 10 रुपए की सब्सिडी भी दी। तो नेट नेट गवर्नमेंट ने हमारे से कितना लिया? कैसे निकाला तुमने वो 50? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लिए सरकार ने हमारे से, उसमें से माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी। भाई देखो क्या है, हम सरकार को 60 रुपए दे, फिर सरकार हम हमारे को वापसी कितना दे, 10 दे। तो नेट ये खेल क्या करना है, टॉम एंड जेरी का, कि पहले दो फिर लो, पहले दो फिर लो, ये कार्यक्रम करना ही क्यों है? नेट नेट देख लो ना कि हम गवर्नमेंट को कितना दे, नेट कितना दे गवर्नमेंट को, हम 50 दे रहे हैं, है ना? हाँ बोलो ना। अच्छा अब सुनो बच्चों, एक तो वापस से, एक तो होती है मनी वैल्यू। क्या होती है? मनी वैल्यू। ठीक है, मनी वैल्यू क्या होती है? मनी वैल्यू होती है फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो उसको बनाने की कॉस्ट आई है। बात समझ में आ रही है? एक होती है मार्केट वैल्यू। क्या होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू होती है मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस। ठीक है ना? सुनो अब ध्यान से सुनो, अगर आपको बच्चे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट को, सुनो ना, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है,
तो तुम्हें पता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के जो बीच का जो अमरीशपुरी होता है वो कौन होता है? एनआईटी। और एनआईटी कैसे निकलता है? आईडीटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मेरे को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या करना चाहिए अपने को? वेरी गुड, प्लस क्या करना चाहिए? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। भाई 100 रुपए की क्या है हमारी? फैक्टर कॉस्ट है। और एनआईटी कैसे निकलता है बच्चों? आईडीटी माइनस सब्सिडीज, आईडीटी माइनस सब्सिडीज। सरकार ने हमारे से 60 रुपए का क्या लिया? टैक्स लिया। 10 रुपए की हमें क्या दे दी? तो नेट हमारे से कितना लिया? 50। कॉस्ट कितनी थी? और सरकार ने कितना लिया? तो ये चीज बिकेगी कितने की? तो मैंने प्लस किया ना, एनआईटी को मैंने क्या किया? प्लस किया। समझा क्या? अच्छा, मेरे को ऑलरेडी मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मेरे को किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो बोलो क्या कीजिएगा? हाँ, जो चीज प्लस की थी उसे रिवर्स कर दो, बैक गियर मारो ना, तो माइनस क्या करो? एनआईटी। वेरी गुड, अगेन लिख देता हूं, एनआईटी इज इक्वल टू आईडीटी माइनस सब्सिडीज। बताओ, कोई शक है क्या? जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं या डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं तो हम मार्केट प्राइस पे भी निकालते हैं, वो अलग अलग उनका ऑब्जेक्टिव है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू पे हमारी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कितनी है और फैक्टर कॉस्ट पे कितनी है। भैया ट्रू पिक्चर कौन दिखाता है? फैक्टर कॉस्ट। कौन दिखाता है? वो क्यों नहीं दिखाता? मार्केट प्राइस क्यों नहीं दिखाता है? इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पे, बिकॉज उसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़े हुए हैं, एंड वी ऑल नो दैट टैक्सेस आर कंसिडर्ड एज फैक्टर ट्रांसफर, और मतलब वो फैक्टर पेमेंट होती है या वो ट्रांसफर पेमेंट होती है? ट्रांसफर पेमेंट होती है। क्या होती है? फैक्टर तो खून पसीने की होती है, और तुम्हें सारे बच्चों को पता है कि जो ट्रांसफर होती है वो किस में नहीं आती है? नेशनल इनकम में हम नहीं। तो ट्रू पिक्चर कौन दिखाएगी? फैक्टर फोर्स। मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो बस कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा, ये देखने के लिए कि भाई कितना कलेक्शन हुआ है टैक्स का या मार्केट वैल्यू कितनी है वगैरह वगैरह। ट्रूली तो कौन शो करेगा? फैक्टर कॉस्ट पे जो कॉन्सेप्ट है वो शो करेगा। मुझे बताओ, आज मैंने आपको दो चीज पढ़ाई, दो चीज बताई, एक ग्रोस नेट डेप्रिसिएशन एक चीज, दूसरा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और दोनों के बीच में एनआईटी। एनआईटी कब प्लस करते कब माइनस, एक बार फिर करा के दिखा रहा हूं अभी। एनआईटी कैसे निकालते बेटा? आईडीटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, चलो मेरे को ना कोई भी कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी ना आगे वाले चैप्टर में बताएगा वो जीडीपी है, फैक्टर कॉस्ट पे है या मार्केट प्राइस पे, ऐसा करके बताएगा, लेकिन मैं भी ना उसमें नहीं जा रहा हूँ आपको, ये शुरू में जीडीपी वीडीपी में नहीं जा रहा हूँ, सीधा क्या लिख रहा हूँ? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो, मेरे को ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बताना कहाँ कहाँ लिखने का। मेरे को मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। बताओ किसको कैसे लिखूं? मेरे को मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट मेरे को निकालना है, तो अभी समझाया था किसको? फैक्टर कॉस्ट को कहाँ पे रखूं? लेफ्ट में फैक्टर कॉस्ट, और जो दिया हुआ है मार्केट प्राइस मेरे को जो दिया हुआ है उसे राइट हैंड साइड में लिखूं। क्या दोनों इक्वल लिख तो दिए मैंने, क्या है क्या? किसको क्या बनाना है? मार्केट को क्या बनाना है? मेरे को फैक्टर कॉस्ट बनाना है। सारे बच्चे बताओ क्या करने का? वेरी गुड, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी करने का। इसका रिवर्स बताओगे? अगर मेरे को एमपी निकालना है और एफसी दिया हुआ है, तो एफसी से किस पे जाना है? एमपी पे जाना है। तो देखो, एफसी मतलब एफसी ऐसा समझो, ये फैक्टर कॉस्ट तो है, ये फैक्ट्री के अंदर होती है। कहां पे होती है? और मार्केट प्राइस मतलब मार्केट, ठीक है ना? आपको फैक्ट्री से मार्केट में जाना है। कहां पे जाना है? मार्केट में जाना है। तो बोलो क्या करने का? आपको एनआईटी प्लस करने का, यानी कि टैक्सेस प्लस करने का। तो वही हो गया, प्लस एनआईटी। सारे बच्चों को पता है एनआईटी कैसे निकलता है। आईटी मत बोलो, आईडीटी बोलो, आईडीटी माइनस सब्सिडीज। समझ में आ रही? नहीं, वो ऐसे बोलते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स को आईडीटी बोलते हैं, उसको डीटी बोलते हैं, उसको आईडीटी बोलते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। आईटी किसी और के लिए जैसे यूज करते हैं ना, तो थोड़ा शायद इस वजह से, तो आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट का आईडी उठा लिया और टैक्सेस आईडीटी। बोलो बात समझ में आती क्या? टैक्स पढ़ाऊं क्या? बस लास्ट कर रहा हूँ आज, उसके बाद ठीक है ना, एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर में, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। नेक्स्ट वाले चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है, उसमें बहुत मजा आने वाला है। नहीं कल नहीं, पढ़ाना तो आज ही है। सुनो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो डिफरेंस होता है बेटा किसका? अरे सारे बच्चे बोलो जल्दी से, इनडायरेक्ट टैक्स का। और क्या शो करता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि हमने नेट नेट गवर्नमेंट को कितना पे किया है। अच्छा इनकम टैक्स की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वो तो इनकम टैक्स होता है, वो तो आपकी इनकम पे के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? यहाँ पे तो हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, गुड्स और सर्विसेज पे डीटी लगता है कि आईडीटी? आज के टाइम पे एग्जांपल कौन है आईडीटी का? जीएसटी। तो यहाँ पे हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है ना, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये है जीएसटी, ठीक है ना। कई किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं देखा आपको, जीएस तो जीएसटी का मतलब ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ रही है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। चलो आगे, ये कह रहे हैं, ये कौन पढ़ेगा? चलो ग्रंथ तुम पढ़ो। हाँ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का अमरीशपुरी कौन है? एनआई। ये गुंडा है, गुंडा किसके बीच का? फैक्ट्री और मार्केट के बीच का गुंडा है, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनआईटी। बहुत सिंपल, बहुत आसान, मेरे लिए कोई ज्यादा लोड लेने का है नहीं है, बिकॉज मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत डिटेल में, बहुत बहुत, एक तो होते बहुत डिटेल, एक होते बहुत ज्यादा डिटेल में, कहाँ पे पढ़ा के आया हूँ? गवर्नमेंट बजट। और कुछ नहीं है, मैंने उधर से चिपकाया है ये, ज्यादा लोड भी नहीं लेने का, पढ़ के देखने का एक बार, अभी करा रहा हूँ एक बार, तुम तो पढ़ के देखो इसे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। नालायक राजा बाबू, ऐसे कैसे बनेगी बात? जैसे जैसे करीब आता जा रही है एग्जाम, ऐसे ऐसे आप कॉन्सेप्ट भूलते जा रहे हो। इनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है किसके ऊपर? फाइनली कंज्यूमर के ऊपर किया जाता है। आगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पुरानी बात है, किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ठीक है ना। उनकी एक तो सेलिंग पे लगता है और उनके प्रोडक्शन वगैरह पे लगता है। प्रोडक्शन पे पहले क्या लगता था? पहले 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 बताओगे क्या? एक्साइज ड्यूटी। आजकल तो क्या ही लगता है? जीएसटी लगता है बस, ठीक है ना। और सेलिंग पे क्या लगता था पहले? वेरी गुड, वैट लगता था। क्या लगता था? वैट लगता था। आजकल क्या लगता है? जीएसटी। सिंपल। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, पूरा डिस्कशन आपको बताया। कस्टम ड्यूटी को आज भी क्या रखा है? अलग रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सब्सिडीज, ये भी मैं आपको किसमें पढ़ा के आया हूँ? गवर्नमेंट बजट में पढ़ा के आया हूँ। एक बार देखिए, उधर से छापा है, छापा। हाँ, इधर उधर तो नोट में लिखा था, इधर वो मेन कॉन्सेप्ट में आ गया बस। देखो, सब्सिडीज आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प। ये क्या होती है? डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प होती है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, ठीक है ना। अब जैसे कि सरकार ने भी किया ना, 1100 का रहा था ना सिलेंडर, 1120 का, अभी कितने का रहा है? 920, 200 रुपए कम किए, कोई बात नहीं, इलेक्शन आए बेटा, ठीक है ना। चलो आगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो वापस से 1100 के ऊपर फिर अभी जितनी थोड़ी बहुत भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी ना, बस वो भी खत्म कर देगी, ठीक है ना। हालांकि मैं कौन सी सब्सिडी की बात कर रहा हूँ सारे बच्चों को पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, वो जो बैकएंड वाली जो सब्सिडी होती है, पूरा डिस्कशन किया हुआ है आगे। दे आर ओफन ग्रांटेड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। अक्सर सब्सिडीज क्यों देती है सरकार? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और टू एनकरेज फार्म्स, या फार्म्स को एनकरेज करने के लिए, फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया, कि वो बैकवर्ड एरिया में क्या कर ले? इंडस्ट्रीज सेटअप कर ले। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओ है, ऐसे कोई ना होता है, खुशी आप बताओ, ऐसे कोई ना होता है। सब्सिडीज आर अपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस।
सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट देती है, तो ये ऑपोजिट होते हैं, तो इनका नेट इम्पैक्ट हम निकाल सकते हैं। एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस, सब्सिडी जो सॉरी हाँ सब्सिडीज आर ऑपोजिट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो अपोजिट होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के, एज दे रिड्यूस द मार्केट प्राइस, क्योंकि सब्सिडीज मार्केट प्राइस को क्या करती है, कम करती है ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात, ज्यादा अंदर बताने की जरूरत हो तो बताओ। नेक्स्ट है बच्चों, सब्सिडीज में ऑल्सो भी रेफर्ड टू एज इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसे क्या भी बोल सकते हैं, यानी कि एक टाइप की हेल्प है, इकोनॉमिक हेल्प है ये, ठीक है ना, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इसको बोल सकते हो, हाँ ठीक है ना। ये और देख लो बस, और बस इतना है, और उसके बाद में एक एडजस्टमेंट रह जाएगी, वो अगली क्लास में जाएगी। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सुनो ना, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट होती है जो आपने किसको पे करी होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन्हें क्या पे किया होगा आपने, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको मिला करके क्या बनती है, कॉस्ट। इसका मतलब ये जो फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या होती है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों पे करते हैं हम, बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्री किया है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसने किया है कॉन्ट्री, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। किसने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्राइस, ये वो प्राइस होता है एट विच अ प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, जिस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बिकता है मार्केट। तो ऊपर वाला भी तो वही था, ऊपर वाली कॉस्ट थी, क्या थी, है ना, जितने में बनता है, ये है जितने में बिकता है, ठीक है ना। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें क्या जुड़े हुए होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं, और क्या घटी हुई होती है, कुल मिला के एनआईटी जुड़ा हुआ होता है ना मार्केट प्राइस में, ठीक है ना, आईडीटी माइनस सब्सिडी। आगे बोल भी रहा है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये क्या है भैया, अरे एनआईटी तो है लाला, कुछ नया कोई लिखा मैंने, एनआईटी तो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सुनो नलायको, एक चीज और सुन लो, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अलग से निकाल के एनआईटी यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा नेक्स्ट लेवल होते हैं, वो एनआईटी नहीं निकालते, वो सीधा क्या करते हैं, आईडीटी को प्लस करते हैं और सब्सिडीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। और वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, समझेगा क्या मैं बोल कह रहा हूँ। अभी देखो, लेट सपोज ये तो चलो इधर फैक्टर कॉस्ट प्लस है, तो अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पता क्या होता, अगर ये फैक्टर कॉस्ट इधर होता बेटा, और मार्केट मतलब फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना होता है, मार्केट प्राइस दिया हुआ होता आपको, तो मार्केट प्राइस में से आप क्या करते, माइनस करते, क्या, ब्रैकेट में जो अंदर है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो माइनस का हो जाता, और सब्सिडीज क्या किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती। तो इस चीज को आपको ख्याल करके चलना है, माइनस प्लस का चक्कर, ठीक है ना। कभी ऐसे सीधा का सीधा उधर ऐसे डायरेक्ट गाड़ी पार्किंग में लगाओ, ठीक है ना, गलत हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है ना। आगे ये बोल रहा है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में आप क्या कर दो, हालांकि मैंने बगल में इधर आपको दोनों भी करके दिखाए थे, वाइस वर्सा भी, क्यों कन्हैया, सही है ना, ये कंफर्ट जोन में आ गए। चलो फैक्टर, अभी ये बताओ, ये डायग्राम बना हुआ है, चलो कन्हैया ये बताएगा, फैक्टर कॉस्ट से इधर जाना है मार्केट प्राइस पे, बोलो क्या कीजिएगा, वेरी गुड, प्लस किसको कीजिएगा, एनआईटी को, और मार्केट से वापस पे किस पे आना है, हाँ तो क्या कीजिएगा, माइनस एनआईटी, वो इधर लिखा हुआ है, तो माइनस करने का। बात समझ में आई, दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके बच्चों हम, एक फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, उसके बीच में कौन, एनआईटी, एक अभी इधर मत घुसा, उधर डेप्रिसिएशन को, इधर ग्रोस और नेट के बीच में कौन है, हालांकि मैंने एक आपको जो लास्ट वाला है करा नहीं रहा हूँ, बस सुन लो, एनएफआईए वाला एक दिन बताया था आपको, समझाया था ना वो पूरा, डोमेस्टिक को क्या बनाने के लिए, नेशनल बनाने के लिए क्या एड ऑन करते हैं हम, एनएफआईए, और वापस आने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनएफआईए। और एनएफआईए कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा। कोई बात नहीं, पहले पढ़ाया है, नहीं खत्म नहीं कर रहा हूँ, कभी सोच रहे हो कि ऐसे बोल रहे हो कि नहीं पहले पढ़ाया अब हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कराऊंगा, एक क्लास लगेगी इसमें, ठीक है ना, एक क्लास लगा करके, मतलब एक क्लास पूरी भी नहीं लगेगी, कम में ही हो जाएगा। फिर कोशिश करेंगे कि इसका रिवीजन उस दिन हो गया तो ठीक है ना, तो एक क्लास में इसका रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं, अलग से ले लेंगे, कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है इसमें।
तो एक क्लास और लगेगी, हार्डली इसमें कंप्लीट हो जाएगा और एक में इसका रिवीजन फिर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अभी कब हम, या तो 21 में या तो 22 में। ठीक है ना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।